वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग अकाउंटेंसी हम लोग पहला पार्ट देख रहे हैं। देखो यहाँ पे हम लोग बेसिक चीज़ें ये आज समझेंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है, क्यों रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग का मेन मोटिव है क्या रिकॉर्ड करने का, और कैसे कैसे ये डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है बुक्स ऑफ अकाउंट को हम लोग कम्प्लीटली रिकॉर्ड करते हैं। ये क्या होता है, क्यों रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि आप अभी जस्ट 10th कंप्लीट करे हो। 10th के बाद आपको ये सारी चीज़ें अगर मैं टेक्निकल टर्म्स डायरेक्टली बताना शुरू कर दूंगा तो आपको अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं पहले आपको वाई फैमिली समझाऊंगा कि क्यों पढ़ रहे हो, क्यों आखिर कॉमर्स ही क्यों लिया आप लोग। तो मैं छोटा सा ज़्यादा डील नहीं करूंगा, ये वीडियो करीब करीब 15-20 मिनट आधा घंटे का रहेगा, हो सकता है आधा से 1 घंटे का रहे, और जिसको मैं 2 पार्ट में हो सकता है डिवाइड करके अपलोड करूँ। देखिए सबसे पहले तो आप लोग कॉमर्स लिए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग कॉमर्स लिए हैं, लेकिन क्यों लिए हैं? सबसे पहला कारण आप मुझे बताएं कि कॉमर्स आप लोग क्यों लिए हैं। शायद तक आप लोग कॉमर्स इसलिए लिए हैं क्योंकि मैथ्स आप लोग को पसंद नहीं आता था, बायोलॉजी में आप लोगों को इंटरेस्ट था, पर वो आपको वहाँ हो सकता है कि बायोलॉजी आपको सब्जेक्ट ना मिला हो आपके स्कूल से, और मैथमेटिक्स लेने से आपको एक फोबिया तो पहले से बचपन से रहता ही है मैथ्स के साथ में, तो कुछ समझ में नहीं आया इसलिए कॉमर्स ले लिए। पर अभी देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, अब देखते हैं कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट करी जाती है भारत सरकार के द्वारा, वो बात की बात है। फिलहाल अभी आप लोग कॉमर्स लिए हो तो आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या क्या रहेगा वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला सब्जेक्ट रहेगा जिसका नाम है अकाउंटेंसी, दूसरा सब्जेक्ट का नाम रहेगा बिजनेस स्टडीज, और जो आप तीसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे उसका नाम है इकोनॉमिक्स। बात करें इन 3 सब्जेक्ट की, उसके पहले मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपने कॉमर्स तो ले लिया है, अब आगे इसका स्कोप क्या है। तो देखो कभी भी किसी प्रकार की पढ़ाई करो ना तो उसका कभी भी ये टारगेट मत रखना कि आपको आगे जॉब करना है। नौकर बनने के लिए क्या आप पढ़ाई करते हो? क्या आप नौकर बनने के लिए पढ़ाई करते हो? जो आप ये सोचते हो कि मेरे को 20 लाख का पैकेज मिल जाए, 30 लाख का पैकेज मिल जाए, जिंदगी ऐसे कट जाए, तो बेटा एक चीज आप लोग को बता दूं मैं कि जब भी आप लोग कभी भी पढ़ाई करोगे तो उसका मेन मोटिव अगर आप लोग रखोगे कि आपको जॉब चाहिए, आपको अगर जॉब चाहिए, तो देखो एक बात ऐसी है कि सपोज कर लो ये एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मतलब कौन? जो आपको नौकरी देगा, बॉस, जिसको आप लोग ज्यादातर बेटर तरीके से नाम से जानते हो बॉस। अक्षय कुमार वाला बॉस नहीं ना, ये बॉस मूवी वाला नहीं, ये बॉस मतलब एम्प्लॉयर जो आपको जॉब देगा। अब आप लोग सपोज कर लो कि आप लोगों को पढ़ लिख करके अच्छे से गए, बड़े खुश होकर के जा रहे थे, आप लोग क्या सोच रहे थे कि आपको जॉब मिलेगी, 30 लाख 40 लाख आपके दिमाग में था, आप लोगों ने बढ़िया से एजुकेशन कंप्लीट करी और यही दिमाग में मोटिव रखा, यही सोचते रहते थे कि एक अच्छा सा घर बन जाएगा आप लोग का, बहुत सारी आप लोग के पास गाड़ियां आ जाएंगी, बंगलो हो जाएंगे, ये सारी बातें आपके दिमाग में होती थी। पर एक चीज याद रखना कि ये जो एम्प्लॉयर है ना, ये बेवकूफ नहीं है, ये बैठा हुआ है दिमाग लगा करके, ये सोच करके बैठा हुआ है कि आप जब इसके पास जाएंगे तो ये आपसे अगर आपको 40 लाख का पैकेज देता है तो ये 10 गुना ज्यादा आपसे क्या कराएगा, काम कराएगा। मतलब कि 4 करोड़ का जब ये काम करवाएगा आपसे, फॉर एग्जाम्पल मोटा मोटा मान लेते हैं, तब जा करके ये आपको उसका 10% देगा, दैट इज 40 लाख रुपए आपको ये सैलरी देगा, एनुअल सैलरी। तो बात ऐसी है कि आप कभी भी जॉब करके अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। ये जॉब करना है या बिजनेस करना है, हर एक के अपने अपने एडवांटेज हैं, अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आप सोचोगे कि आप नौकरी करना चाहते हो या आप बिजनेस करना चाहते हो तो कहीं भी मोनोपोली आपको नहीं मिलने वाली है। आपको आपके पास कुछ ना कुछ एक स्पेशल टैलेंट होना पड़ेगा, और इसीलिए आज के बेस पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपरली एजुकेट हो। मतलब आपको एजुकेशन की रियल वैल्यू पता होनी चाहिए। एजुकेशन का मतलब क्या होता है मैं पकाऊंगा नहीं इस क्लास में, मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन का मतलब ये होता है टू लर्न। आप पढ़ो, सीखो, समझो प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट होता है। मैं अपने इस चैनल के थ्रू आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा कि इन सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे कर पाओगे रियल वर्ल्ड में। जब हम अकाउंटिंग करना सीख जाएंगे तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल केस स्टडीज दूंगा जहां पे आप कैसे अकाउंटिंग कर सकते हो, घर में बैठ के ऑपरेट करोगे। मैं आपको टैली भी चलाना सिखाऊंगा, और टैली बिजी चला के, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चला के, हम लोग एक्सेल पॉइंट चला के, हम लोग बाकी सारी चीज़ में मेंटेन करना सीखेंगे कि भैया ये जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है, बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनती है। मैं आपको इनकम टैक्स भरना भी सिखाऊंगा। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे, एक बार में सारी चीज़ें नहीं सिखाऊंगा। फिलहाल आप 11th के ओपनिंग में हो तो आपके लिए सबसे जो 3 मेन सब्जेक्ट जो होने वाला है, आपको बेस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग बनाने की जरूरत है क्योंकि आपका ये पहला साल है। आप समझ लो कि आपने नर्सरी LKG पढ़ना शुरू करा है क्लास 11th के ऊपर।
आगे चल के आपके पास बहुत सारे स्कोप्स अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे कि सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया है, जो हम लोग की फील्ड में सबसे टॉप मोस्ट एजुकेशन के लिए माना जाता है। फिर कंपनी सेक्रेटरी, जो थ्योरीज होती है ना, जो कंपनी लॉज लगते हैं, कितने प्रकार के अलग अलग कंपनी के लॉज हैं, तो वो हर एक कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ता है, जिसकी एवरेज सैलरी 30 से 40 लाख रुपए होती है पर ईयर की। और सीए की अगर बात करूँ तो 40 से 50 लाख रुपीज़ होती है पर ईयर की। और वैसे ही अगर सीएमए की बात करूं तो पर कॉस्ट, जहां पे प्रोडक्शन होता है ना, वहां पे कॉस्ट निकालने का काम होता है, किसका? सीएमए का। इसकी भी सैलरी 35 to 40 लाख रुपीस के आसपास होती है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट की। इसके बाद आप नॉर्मल कोर्सेज हैं, जैसे कि बीकॉम कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो। अगर आपको मैनेजमेंट अच्छा लगता है, अगर आपको अकाउंट्स अच्छा लगता है, पूरा कॉमर्स पढ़ना है, तो आप बीकॉम एमकॉम करो। पर अगर आपको मैनेजमेंट अच्छा लगता है, जैसे कि बिजनेस स्टडीज आपको अच्छा लगता है, आपको बिजनेस को मैनेज करना अच्छा लगता है, तो आप मैनेजिंग पार्ट में जाना चाहते हो, तो आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस एमबीए कर लो। जैसे कि आप आईआईटीज का नाम सुने होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आईआईटीज की जैसे आप क्या कर सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम में आप अपना एडमिशन करा सकते हो। यहाँ पे इंटीग्रेटेड 5 इयर्स का कोर्स होगा, जहाँ पे आप बीबीए और एमबीए कर सकते हो। तो आईआईएम अहमदाबाद हो गया, आईआईएम इवन अपने रायपुर में भी है, छत्तीसगढ़ रायपुर में भी, और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं। इसके अलावा नॉर्मल कॉलेजेस जो प्राइवेट है, वहाँ भी एडमिशन ले सकते हो आप। और भी जैसे बैंकिंग का कोर्स हो गया, रेलवे का कोर्स हो गया। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो सुने ही होंगे नाम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जो बैंकों का बैंक है, तो यहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकती है। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है, आपको क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन में एज अ, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे क्रिमिनल अकाउंटिंग होती है, तो क्रिमिनल अकाउंटिंग भी हम ही लोग बनते हैं, तो क्रिमिनल अकाउंट्स का इन्वेस्टिगेशन करने में भी आप बन सकते हो। आप आगे चल के अपना कॉमर्स से स्कोप चेंज करके आप एथिकल हैकर भी बन सकते हो, और एथिकल हैकर बन के आप गवर्नमेंट के वर्क में भी काम कर, मतलब आपके पास आगे चल के बहुत स्कोप है। आप चाहो तो आप सिंगर बनो, आप चाहो तो आर्टिस्ट बनो, आप चाहो तो अपना क्या बोलते हैं इसको, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। आप क्या बोलना चाहिए, आप ड्राइंग्स करके, आप क्या बोलते हैं इसको, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो आपके आर्ट्स वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी ले सकते हो। तो ऐसे करके फाइन आर्ट्स, तो ऐसे करके आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो आपका सेकेंडरी टारगेट होना चाहिए। आपने कॉमर्स लिया है, यहाँ आप पढ़ोगे अकाउंट्स क्या होता है, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करता है। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को चला रहा है, तो वो कैश ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करेगा और उधारी ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करेगा। कैसे डेट वाइज रिकॉर्ड करता है। यहाँ पे हमारा जो एक साल होता है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से नहीं होता, एकेडमिक ईयर के हिसाब से होता है। तुम पूछोगे एकेडमिक ईयर क्या होता है, तो एकेडमिक ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब किसी भी साल का 1 अप्रैल, सपोज कर लो अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक का आपका फर्स्ट एकेडमिक ईयर होगा। 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 आपका ये पहला एक फाइनेंशियल ईयर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, और इसके बेस पे ही बुक्स ऑफ अकाउंट बनती है। मतलब कि जो अकाउंटिंग हो रही है ना, तो उन अकाउंटिंग को हम लोग डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, और ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट पूरा प्रॉपर कंप्लीट बुक्स अकाउंटिंग की, हिसाब किताब की, अकाउंटिंग की बात करूं तो इसको बोलते हैं हिसाब किताब। जो भी बिजनेस में लेन देन हो रहे हैं ना, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उनको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कौन से डेट से, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। ये तुम्हारा कैलेंडर ईयर नहीं, जो जनवरी के हिसाब से दिसंबर तक चलेगा, ये ऐसा नहीं चलता है। ये आपके स्कूल के फॉर्मेट में चलता है, आपका स्कूल भी ऐसे ही चलता है। देखो, तो जितनी भी अकाउंटिंग होती है वो हमेशा किसके हिसाब से होती है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होती है, ना कि कैलेंडर ईयर के हिसाब से। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर में देखते जाएंगे धीरे धीरे करके। आपका एक जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज की अगर मैं बात करूं तो आप लोग ये देखने वाले हो बेसिकली बिजनेस स्टडीज के अंदर में कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस कैसे रन करता है, बिजनेस कैसे परफॉर्म करता है, कितने टाइप्स के बिजनेस होते हैं, एक छोटा सा पान ठेला से लेकर के एक बड़ी सी कंपनी तक, आपके आसपास जो इंडस्ट्रीज होगी, तो ये अलग अलग फॉर्म्स होगा बिजनेस के। आपको लोन कहाँ से मिलेगा, आप फंड कहाँ से रेस कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंप्लाई करने पड़ते हैं सरकार के साथ में। तो ये सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स जो होते हैं, मतलब बिजनेस को कैसे रन करना है, ओपन करने से लेके बिजनेस को मैनेज करने तक का, ये सारा जो हम लोग पार्ट है ये पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज में। जो आपका बीएसटी का जो आपका सेकंड बुक, सपोज कर लो आपकी बिजनेस स्टडीज सेकंड बुक है बीएसटी, बिजनेस स्टडीज। तो पहला तो हो गया अकाउंटेंसी, दूसरा हो गया बिजनेस स्टडीज। तीसरे बात करें तो है वो आप लोग का इकोनॉमिक्स। जब बात इकोनॉमिक्स की करते हैं तो इसका हिंदी होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कहने का मतलब ये है
कि यहाँ पे आप लोग पढ़ने वाले हो कि भाई मेरा नेचर क्या है, मतलब ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डील करोगे। ह्यूमन बिहेवियर जब मनी के साथ में डील करता है ना, डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर यहाँ पे लगता है। तो जब कोई एक इंसान अपना बिहेवियर चेंज करता है मार्केट के अंदर में, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज्ड होता है, मतलब कि जितना भी व्यापार हो रहा है ना वो सारा पैसे से हो रहा है। पैसा नहीं होता था पहले, तो किससे होता था, बार्टर सिस्टम से होता था, पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो होता था ना। तो जहां पे ये सामान का लेना देना हो रहा है, मान लो मैंने आपको कुछ सामान दिया, आपने मेरे से कुछ लिया, तो यहाँ पे हम लोगों के बीच में एक ट्रांजेक्शन हुआ, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, एक इवेंट और ट्रांजेक्शन। इसी इवेंट और ट्रांजेक्शन पे जो हमारा बिहेवियर था, जैसे मुझे आपसे एक सामान चाहिए था तो वो मैं कितनी क्वांटिटी में लूंगा, वो एक बिहेवियर हो गया, या मैं आपको कितनी क्वांटिटी में दूंगा तो वो भी एक मेरा बिहेवियर हो गया। तो ये बिहेवियर की जब स्टडी करते हैं पैसे के फॉर्म में, या फिर बार्टर सिस्टम में भी देखो तो कमोडिटीज के फॉर्म में, तो इन सारी बिहेवियर्स को हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, इकोनॉमिक्स के अंदर में। तो इकोनॉमिक्स क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, जैसे कि प्रोडक्शन, परचेज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टर्म्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जब हम एनालिसिस करते हैं कि क्या बिहेवियर है, उसको हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, इकोनॉमिक्स में। ये बात आप लोग को आई समझ में? चलिए आगे देखते हैं। तो बात कर रहे हैं हम लोग अब अकाउंट्स के बारे में। हम लोग ये मेरे इस चैनल में आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। पहले देखते हैं हम लोग कि भाई अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी के अंदर में 3 वर्ड आप लोग को मिलेगा, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। आप लोग जब भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड करोगे, मैं आप लोग को पहले ही पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता था, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता था। जो आपके पापा लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते थे ना, वो सिंगल एंट्री सिस्टम होता था, 1 लाइन, जहां पे सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता था, कैश ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता था। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग पढ़ रहे हैं। कौन बनाया है, तो प्रोफेसर फ्रा लुका पैसियोली ने बनाया है, 16-17 सेंचुरी में बनाया, इटली से। तो यहाँ पे हम लोग क्या रूल यूज करते हैं कि हर एक ट्रांजेक्शन में 2 साइड इफेक्ट होता है। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 साइड इफेक्ट होता है, कुछ आता है तो कुछ जाता है। और हमेशा क्या याद रखना है कि आप किसके अकाउंटेंट हो, फर्म के अकाउंटेंट हो, ना कि उसके ओनर के। और इसके बिहाफ में आप अकाउंटिंग करोगे। अच्छा, अकाउंटेंट बोलना अच्छा नहीं लग रहा है तो सीए बोल लो अपने आप को। आप क्या हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो। किसके, इस फर्म के चार्टेड अकाउंटेंट हो। तो इसके बिहाफ में आपके पास जो आएगा, जो भी आएगा उसको आप बोलोगे डेरेको। डेरेको लिया गया था लैटिन वर्ड से, जिसका आज हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं डेबिट। तो डेबिट डेरेको से बना डीआर, और क्रेडिटो से बना क्या, सीआर। ये क्रेडिट बोलते हैं आजकल इसको। तो क्रेडिट एंड डेबिट, तो यहाँ पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यूज होता है। डेबिट मतलब आप समझने के लिए बोल सकते हो प्लस, एंड क्रेडिट मतलब बोल सकते हो माइनस, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। इसमें 2 अप्रोचेस क्या होती थी, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता था, मॉडर्न अप्रोच क्या होता था। और हमेशा याद रखना, डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट। जितने का सामान आया है उतने ही वैल्यू का कुछ गया होगा। तुम बोलोगे भैया प्रॉफिट तो ज्यादा आएगा ना, तो प्रॉफिट आया भी तो किसका हो गया, वो आते ही साथ प्रॉफिट किसका हो जाएगा, ओनर का हो जाएगा। क्योंकि ओनर पैसा लगा रहा था ना, तो प्रॉफिट फर्म का कौन लेके चले जाएगा, ओनर लेके चले जाएगा। सिमिलरली अगर लॉस हुआ तो वो लॉस को कौन बियर करेगा, ओनर खुद बियर करेगा। तो फर्म के पास अंत में कुछ नहीं बचता है। तो फर्म का हमेशा डेबिट विल बी इक्वल टू क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये सारे हम लोग धीरे धीरे करके बेटा थ्योरीज पढ़ते जाएंगे। थ्योरी ना बहुत बोरिंग होती है, तुमको तो जरूर लगती होगी, मुझे पता है, मुझे भी लगती थी, हम सबको लगती है। तो थ्योरी बोरिंग होती है, पर हम कोशिश करेंगे कि थ्योरी सेक्शन को धीरे धीरे करके ऐसे ही कंप्लीट करते जाएं। और हम साथ में कुछ चैप्टर्स भी शुरू कर देंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसको बनाना हम डायरेक्टली शुरू कर देंगे यहाँ से। तो बात जब करें, अब सीधा देख लेते हैं। एक है आप लोग का, जैसे ही आप लोग अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ लिए, अकाउंटिंग की कोई भी एक डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing the accounting information with the pre-decided judgment and decision made by the information। कहने का मतलब क्या कि अकाउंटिंग का सीधा ये प्रोसेस समझा दिया अकाउंटिंग की डेफिनेशन में कि अकाउंटिंग क्या है। तो एक और डेफिनेशन देख लो कुछ अच्छी सी, ये अच्छी लगी मुझे, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। हम लोग यहाँ टी एस ग्रोवाल बुक यूज कर रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या लिखा है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन और इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। कहने का मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अकाउंटिंग जो है वो आर्ट है रिकॉर्डिंग की। अकाउंटिंग एक आर्ट है, किस चीज की, रिकॉर्ड करने की। फिर क्या बोला है, क्लासिफाई करने की और समराइजिंग की। तो ये सब मैं आप लोग को अकाउंटिंग प्रोसेस में बताऊंगा। तो ये बोल रहा है आर्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस का। अकाउंटिंग प्रोसेस का क्या, अकाउंटिंग आर्ट है। आगे क्या बोला है, ये बोला है कि जो कम से कम एक फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो, विच आर एटलीस्ट वन फाइनेंशियल कैरेक्टर। अब बताओ एक बात, तुम मुझे, मम्मी तुमको मारी, तुम रोए, तुम गुस्सा करे, क्या वो सारी चीज़ों को आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो क्वालिटेटिव टर्म्स है। हम लोग क्या बोले, विच आर एटलीस्ट वन फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब पैसे से रिलेटेड, कम से कम पैसे से रिलेटेड हो वो ट्रांजैक्शन, तभी उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जब वो मनी के फॉर्म में हो। मतलब कि हम लोग कैसे टर्म्स को रिकॉर्ड करते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स को रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग में, क्वालिटेटिव टर्म्स को इग्नोर करेंगे। और क्योंकि क्वालिटेटिव टर्म्स अकाउंटिंग में इग्नोर होता है, ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। क्या बोला है, फैक्टर एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ मतलब क्या, कि भाई ये सारी बुक्स को रिकॉर्ड करने के बाद इससे कुछ कंक्लूजन निकलना चाहिए ना। तो इससे कंक्लूजन निकलेगा, मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ ये पता चलेगा साल के एंड में, और मेरे बिजनेस की क्या पोजीशन थी, कितना मेरे बिजनेस में एसेट्स था, कितना मेरे बिजनेस में लायबिलिटीज थी। अब तुम बोलोगे ये टर्म्स क्या है, तो मैं आप लोग को बाद में क्लियर करते जाऊंगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोजीशन, बुक्स ऑफ अकाउंट की। तो यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को कुछ टर्म लिखा हूँ, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। तो उसके पहले मैं आप लोग को ये समझा दूं कि भाई एक अकाउंटेंट को क्या करना पड़ता है, एक सीरीज ऑफ स्टेप परफॉर्म करना पड़ता है। क्या, एक सीक्वेंस में वो चीजों को 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक सीरीज में रिकॉर्ड करेगा चीजों को। और वो सीरीज क्या है, तो उस सीरीज को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, सबसे पहला अकाउंटिंग प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि जो मेरा ट्रांजैक्शन हो रहा है वो मनी के फॉर्म में है कि नहीं है, मतलब कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में है कि नहीं है। वो अगर मनी के फॉर्म में रहेगा तभी मैं क्या करूंगा, उसको आगे बढ़ाऊंगा, नेक्स्ट स्टेप में ले जाऊंगा। ये अकाउंटेंट का काम है। दूसरा काम क्या शुरू होता है, रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग का काम मतलब क्या होता है, जैसे ही मुझे पता चल गया, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट जोड़ लो बेटा इसमें, एंड मेजर भी करूंगा कितने अमाउंट का है। अगर मनी के फॉर्म में है तो उसको मैं क्या करूंगा, मेजर भी करूंगा, मेजरमेंट भी करूंगा कि वो कितने अमाउंट का है, कितने पैसे का है। जैसे कि मैंने कुछ सामान परचेस करा अपने बिजनेस में, मैंने सैलरी दिया 2000 रुपए अपने एम्प्लॉय को, तो अमाउंट मुझे पता चला, मैंने मेजर किया ना, 2000 रुपए का मैं पेमेंट कर रहा हूं, तो वो मेजरमेंट हो गया। अब उसको क्या करूंगा, अपने बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। तो रिकॉर्ड करने के लिए 2 तरीका है मेरे पास, या तो प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा जिसको हम लोग जर्नल बोलते हैं, या फिर सेकेंडरी बुक में। ये आप लोग ऐसे ही समझ लो, जब हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको उस समय मैं क्लियर कर दूंगा। ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनने शुरू हो गए रिकॉर्डिंग से। यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स, यहाँ से न्यूमेरिकल बनने आपके शुरू हो जाएंगे। तो सब्सिडरी बुक्स में कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर हम लोग बनाएंगे। फिर तीसरा काम क्या शुरू हो जाएगा, क्लासिफाइंग का। क्लासिफाइंग में फिर हम लोग क्या करते हैं, लेजर्स में पोस्टिंग करते हैं। मतलब कि देखो, रिकॉर्डिंग के काम को बोलते हैं बुक कीपिंग, मतलब जो हर दिन डेट वाइज जो आपका अकाउंटेंट हर एक इवेंट ट्रांजैक्शन को हर दिन रिकॉर्ड कर रहा होगा ना, वो रिकॉर्डिंग का पार्ट होता है और उसको हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक्स में रिकॉर्ड करना, हर दिन बुक बनाना, बही खाता हर दिन का बनाना, हर इवेंट ट्रांजैक्शन का, चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हो, दोनों ट्रांजैक्शंस को हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। ये साल भर बनता है, 1 अप्रैल से लेकर के साल के एंड तक, स्टार्टिंग डेट से लेकर साल के एंड तक, 31 मार्च तक, 31 मार्च तक बुक कीपिंग। फिर बुक कीपिंग बनाने के बाद अकाउंटेंट क्या करता है, उनको लेजर में पोस्टिंग करता है, मतलब क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन और समराइजिंग जो टास्क होता है, इसके बाद जो फोर्थ प्रोसेस है दैट इज व्हाट,
समराइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी अकाउंटिंग बनाए ना उसको साल के एंड में इकट्ठा करते हैं, वहां से निकालते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मेरे को क्या पोजीशन रही, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस हुआ, ये पता चलता है कहां से, समराइजिंग से। और हम बनाते हैं बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट और होती है, बैलेंस शीट मतलब क्या कि जैसे मान लो आपके पास कुछ चीजें थी जिससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता था, उसको आप एसेट्स बोलोगे, और कुछ आपका कर्जा था। भाई बिजनेस में तो दोनों होगा ना, आपने किसी को उधारी बेचा, उससे आपको पैसा लेना है, पैसा लेना है मतलब क्या, उससे फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। जैसे कि फर्नीचर आपके बिजनेस में लगा हुआ है तो वो क्या है आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए एसेट्स है, क्योंकि वो फर्नीचर से आपको फ्यूचर में कुछ खर्चा नहीं करना है, बस बेनिफिट लेते रहना है। जैसे स्टॉक आपके यहाँ सामान जो बचा तो वो आपके लिए क्या है, एसेट्स है, क्योंकि उससे आप बेच के पैसा कमाओगे ना आगे। तो इकोनॉमिक बेनिफिट जो भी चीजें देती है उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस का एसेट्स बोलते हैं। जैसे टेबल, फैन, चेयर, बिल्डिंग, लैंड, या फिर मैं बोलूं डेटर्स। डेटर्स मतलब क्या, जिसको आपने उधारी बेचा, जिसको आपने क्रेडिट में बेचा तो उससे आप बाद में पैसा लोगे ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड अकाउंटिंग टर्म में डेटर, ठीक है। और जिसको आपने उधारी बेचा उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिसको हमने उधारी सामान खरीदा था, सॉरी, जिससे हमने उधारी सामान खरीदा वो क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, कर्जा, क्योंकि भाई हम उससे सामान खरीदे हैं तो हमारा स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक क्या हो जाएगा, एसेट्स। पर जितने हम उसको पैसा नहीं दिए हैं, आज हमने उसको जितना कैश नहीं दिया है, सुनना ध्यान से, जितना हमने उसको कैश नहीं दिया है उतने से हमारा कर्जा बढ़ा कि नहीं। मतलब आने वाले समय में आज नहीं दिया है पर कल तो कभी ना कभी तो उसको पे करेंगे। जिस दिन उसको पे करेंगे पैसा, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फिलहाल आज के लिए वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, कर्जा, लायबिलिटीज। तो हमारे बिजनेस में दो पोजीशन होती है, तो बिजनेस की पोजीशन जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। एक ऐसी शीट जो बैलेंस हो, और इसी बैलेंस शीट के बेस पे मैं आपको आगे और अच्छे से समझाऊंगा ये बैलेंस शीट। इसी बैलेंस शीट पे आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन तक समझेंगे। तो बैलेंस शीट में मैं आप लोग को समझाऊंगा एसेट्स विल बी इक्वल टू लायबिलिटीज। अब ये कैसे क्या होता है ये मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझाऊंगा अभी बाद में। तो ये समराइजिंग से ये इसको बोलते हैं कि बिजनेस की पोजीशन पता चलना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से परफॉर्मेंस पता चल गई थी, कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। बैलेंस शीट से पोजीशन पता चल गई। तो ये जो क्लासिफिकेशन है समराइजिंग है ना, इसको अकाउंटिंग बोलते हैं। तो अकाउंटिंग वहां से शुरू होती है वेयर द बुक कीपिंग एंड, जब जर्नल एंट्री खत्म हो जाता है, रिकॉर्डिंग करना कंप्लीट हो जाता है, तब अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो बुक कीपिंग इज अ स्मॉलर टर्म एंड अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड्स बुक कीपिंग। तो अकाउंटिंग वहां से स्टार्ट होती है जहां से बुक कीपिंग एंड होती है। देखो ये काम यहां से एंड हुआ, जहां से ये एंड हो रहा है वहां से अकाउंटिंग का काम स्टार्ट हो रहा है। और जब हम और अकाउंटिंग में कौन से प्रोसेस आते हैं, तो क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग आर द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। और बुक कीपिंग में क्या आता है, सिर्फ रिकॉर्डिंग आता है। और जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो वो हम पढ़ते कहाँ, अकाउंटेंसी के अंदर में। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये एक अकाउंटेंट का प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो फॉलो करेगा सीक्वेंस में। तो ये सीक्वेंस में वो कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट एक साल भर की बनाता है, किसकी, एक बिजनेस की। मेरे ख्याल से अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये बुक्स ऑफ अकाउंट बनती कैसे, कैसे बनाते हैं, क्या टेक्निकल टर्म्स हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आया क्या कि ऐसे हमको साल भर पढ़ना है। अच्छा एक बात समझना, जब बिजनेस अकेला आदमी चलाता है ना तो उसको सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। सिंगल ओनर, सोल प्रोप्राइटर, जो अपनी प्रॉपर्टी का सिंगल ओनर हो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। जितने भी दुकानें चलती छोटी मोटी वो सारी किस कॉन्सेप्ट पे चलती है, इस फॉर्म पे चलती है। आगने वाले साल में आप पार्टनरशिप पढ़ोगे, क्लास 12 में आप पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सीखोगे और कंपनीज की अकाउंटिंग सीखोगे। पर इस साल आप सिर्फ साल भर में यही सीखोगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप की ये सारी अकाउंटिंग प्रोसेस को कैसे फॉलो करा जाता है, बुक्स में कैसे बनाया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो आप सिर्फ सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग करना सीखोगे। अभी हम लोग डायरेक्ट शुरू करेंगे बैलेंस शीट से समझना। ये लास्ट टॉपिक नहीं है। ये क्या होता है, जैसे मानो इस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस जितना भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का है, अगले साल आपका यही क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बनेगा कि नहीं, बिल्कुल यही सारे स्टॉक को तो आप अगले साल, भाई इस साल आपके फटाके नहीं बिके या इस साल आपके सामान नहीं बिके, तो वो अगले साल बेचोगे कि नहीं बेचोगे। तो इस साल का जितना भी एसेट्स है और लायबिलिटीज है वो अगले साल क्या हुआ, कैट फॉरवर्ड हुआ। देखो हम अकाउंटिंग के सिद्धांत पढ़ेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की भाई गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, प्रूडेंस क्या कॉन्सेप्ट होता है, कंजर्वेटिव्स में क्या होता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये सब ना एक कॉन्सेप्ट है। जैसे आज हम लोग घर में बैठ करके सोचते हैं ना कि भैया ये चीजें हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं, ये गाइडलाइंस हैं,
इन गाइडलाइंस के बेस पे कि भाई आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो आपको एक गाइडलाइन मिलती है कि ये चीज़ करें, डिजिटल वॉच ना लाएं, आप लोग लिख रहे हैं तो एक ही बॉल पेन से लिखें, ब्लू एंड ब्लैक ना करें, जेल पेन से ना लिखें, कैलकुलेटर ना लेकर के आएँ। तो ये सारी बातें जो आप लोग को गाइडलाइन होती है, वैसी एक अकाउंटेंट के लिए कॉमन गाइडलाइन होता है कि ये सिद्धांतों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वो सारे सिद्धांतों को हम लोग बाद में देखेंगे, वो आपको चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में। इसके साथ में आपको बहुत जरूरी है कि आप क्लियर करें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है। आप एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग, किसको अकाउंटिंग को कम्युनिकेट करना होता है, कौन कौन यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग के, किसको किसको अकाउंटिंग जो आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हो वो उसके यूजर्स कौन होंगे, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, जिनके साथ आप अकाउंटेंट क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को। ये आप लोग देखोगे। अकाउंटिंग करने के क्या एडवांटेज है भाई, किसी भी चीज का एडवांटेज होता है, किसी भी चीज का डिसएडवांटेज होता है। तो अकाउंटिंग का क्या एडवांटेज है और अकाउंटिंग का क्या डिसएडवांटेज है, अकाउंटिंग के क्या फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये आप लोग देखोगे। अकाउंटिंग का प्रोसेस तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर में आप देखोगे गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, ठीक है। तो ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर है। वो चैप्टर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। मैं डायरेक्ट आपको वो चैप्टर्स स्किप करा के, दैट मींस चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग मैं स्किप करा रहा हूँ। मैं डायरेक्टली आपको ले जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 जो कि है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन समझने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, वो है बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। बात करें बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, तो भाई बैलेंस शीट बनाने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल से स्टेप है। वो है कि भाई मैं कौन हूं, फर्म। हमेशा याद रखना, फर्म का चार्टेड अकाउंटेंट। मैं कौन हूं, फर्म का चार्टेड अकाउंटेंट। तो फर्म के पास होता क्या है, सपोज करो ये फर्म है और इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है कि द फर्म एंड द ओनर आर टू सेपरेट आइडेंटिटी। अब बताओ तुम्हारे पापा का जो बिजनेस होगा, जो तुम्हारे पापा हैं वो दोनों एक ही हैं कि नहीं। अगर बिजनेस में किसी प्रकार का कर्जा हुआ तो तुम्हारे पापा को अपने घर के पर्सनल एसेट्स को बेच करके उस बिजनेस के लोन को रिपे करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। मतलब लोगों की निगाहों में, दुनिया की निगाहों में पापा और उनका बिजनेस दोनों एक ही हैं। पर अकाउंटिंग करने के समय में फ्रॉम, मैं क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू the business and owner are two separate identities। तो अकाउंटिंग के नजरिए से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ नजरिए से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग के नजरिए से बिजनेस और जो ओनर हैं वो दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। और हम किसके अकाउंटेंट हैं, तो हम फर्म के अकाउंटेंट हैं, ना कि ओनर के अकाउंटेंट हैं। क्या ये बात समझ में आई। इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये एक सिद्धांत है जो आपको गाइडलाइन बताया था ना, वैसे ही अकाउंटेंट के लिए एक पहली गाइडलाइन है। आपको ऐसे ही बहुत सारे सिद्धांत में बीच बीच में बताते रहूंगा, जहां जहां इसकी यूजेबिलिटी आते जाएगी। तो आपको ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरी बात, आप फर्म के बिहाफ से सोचोगे कि फर्म के पास क्या पोजीशन है। मतलब जब बिजनेस शुरू हुआ ना तो क्या क्या पोजीशन है, आपको ये ध्यान में रखना है। मतलब कहने का मतलब ये है, फर्म के लिए जो भी बेनिफिट देने वाली चीजें होंगी वो किस साइड रिकॉर्ड। देखो, एक होता है डिफरेंस अकाउंट और एक होता है स्टेटमेंट। अकाउंट साल भर बनाया जाता है, 1 अप्रैल से लेके साल के एंड तक अकाउंट, जिसमें डेट वाइज हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं। एक होता है स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाया जाता है। मतलब या तो साल के शुरुआत की बैलेंस शीट, या साल के बीच की बैलेंस शीट, या साल के एंड की। ये पोजीशन है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस नहीं है, तो ये अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट हमेशा साल के एंड या शुरुआत या कभी भी बनाया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम पे बनता है, पीरियड ऑफ टाइम पे नहीं बनता है। दूसरी बात ये होती है, बैलेंस शीट से आपको बिजनेस की पोजीशन पता चलेगी, और यहाँ पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई नहीं होता है, वो अकाउंट में होता है। स्टेटमेंट में कभी भी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई नहीं होता। मेरी ये सारी बातें आपको ज़्यादा समझ में नहीं हो रही होंगी, पर चिल करो, आराम करो, इतना परेशान होने की तुमको ज़रूरत नहीं है। यहाँ बस इतनी सी बात देखो कि अगर मैं फर्म का चार्टेड अकाउंटेंट हूँ तो ओनर सबसे पहले क्या करेगा, बिजनेस में पैसा लगाएगा, फर्म को स्टार्ट करेगा, तो कैश देगा कि नहीं देगा। अब क्योंकि कैश दे रहा है तो फर्म का क्या बढ़ जाएगा, ओनर तो भाई एक बाहर वाला आदमी माना जा रहा है हमारे हिसाब से, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के हिसाब से फर्म अलग है और
ओनर अलग है अकाउंटिंग के नजरिए से। तो इसने जो पैसा दिया वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कर्जा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल कर्जा हो जाएगा। भाई जिस दिन फर्म बंद होगी उस दिन वो पैसा किसको वापस करना पड़ेगा, फर्म को, ओनर को वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो फर्म का लगाया हुआ पैसा, मतलब ओनर का लगाया हुआ पैसा फर्म के लिए एक प्रकार का कैसा क्या होगा, लायबिलिटी होगा। कैसी टाइप की लायबिलिटी होगी, हाँ भले हम इसको बोल सकते हैं इनसाइडर लायबिलिटी, अपने अंदर की आदमी की बनाई हुई लायबिलिटी है। मतलब हम सबसे पहले बैंक को लायबिलिटी रिपे करेंगे, फिर पैसा बचेगा तो वो वापस हम ओनर को करेंगे, पर कायदे से फर्म के लिए तो वो कर्जा है ना। तो याद रखना हमेशा जो भी कर्जा वाली चीजें होंगी उसको हम किस साइड लिखेंगे, लायबिलिटी साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे लायबिलिटीज। और यहाँ डेबिट एंड क्रेडिट कभी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई होता ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, बैलेंस शीट। नाम दे देना एक ऐसी शीट जो हमेशा क्या होती है, बैलेंस होती है, जो हमेशा बैलेंस होती है। और राइट हैंड साइड में आपका क्या रहेगा, एसेट्स रहेगा, जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे। जैसे यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए सपोज करो बिजनेस में लगाया फर्म में, तो फर्म क्या एंट्री करेगी अपनी बुक्स में, क्या पोजीशन हो गई, फर्म के पास क्या बढ़ गया, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड एसेट्स है क्योंकि उससे फ्यूचर में क्या मिलना है, इकोनॉमिक बेनिफिट। तो ऐसी चीजें जिससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना है उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे। तुम पूछोगे हमको समझ नहीं आया कि एसेट्स क्या होता है, तो जो भी चीज तुमको फ्यूचर में फायदा दे, जिसके लिए तुमको कुछ खर्चा ना करना पड़े, बस फायदा लेते रहना है, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे, एसेट्स। जैसे तुमने प्रीपेड रिचार्ज करा लिया, तो आज तुम्हारा खर्चा, पर आने वाले 3 महीने तक तुम्हारे लिए क्या वो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा ना, हाँ, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस को भी हम क्या मानेंगे, एसेट्स मानेंगे। पर जो पैसा तुम्हारा बकाया है, उधारी है, वो तुम्हारे लिए क्या, कर्जा, लायबिलिटी, क्योंकि उसके लिए तुमको पे करना बचा है, तुमने उसका फायदा पहले ही ले लिया है पर उसको तुमको पे करना बचा हुआ है। तो यहाँ पे कैश इन हैंड कितने से बढ़ गया, 1 लाख रुपए से बढ़ गया। और साथ ही में क्या बढ़ जाएगी आपकी लायबिलिटी में, कैपिटल। ओनर जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है ना बिजनेस में, उसको कैपिटल बोलते हैं। मैं अंदर के कॉलम में लिख रहा हूँ, बाहर के कॉलम में नहीं लिख रहा हूँ, बाहर के कॉलम में फिर बाद में लिखूंगा। अब मानो इस कैश से आपने क्या करा, आपने सामान खरीद लिया, आपने बिजनेस चलाने, आप लोग मान लो आपकी स्टेशनरी की शॉप थी, तो आपने स्टेशनरी का सामान खरीद लिया 50,000 रुपए का, तो आपके पास स्टॉक बढ़ गया कितने से, 50,000 रुपए से। अच्छा, आपको 50,000 से स्टॉक बढ़ा है तो नकदी खरीदा ना आपने, तो कैश अब आपके पास कितना बचेगा, 1 लाख नहीं 50,000 का, क्योंकि 50,000 का तो आपने सामने वाले को पेमेंट कर दिया होगा, तो आपका स्टॉक आ गया कितने का, 50,000 का। अब आपने तीसरी एंट्री में क्या करा, इस सामान को 50,000 में से 30,000 का सामान 40,000 में बेच दिया। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोला, 50,000 में से 30,000 का सामान को आपने कितने में बेच दिया, 40,000 में बेच दिया, तो 10,000 रुपए का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। आपने प्रॉफिट जोड़ करके बेच दिया। ध्यान से देखना, तो आपका सामान कितने से मैं कम कर दूंगा, 30,000 से, तो अब ये 50,000 कितना हो जाएगा, 20,000 बचा आपके पास सामान। आपके पास कैश कितना मिल जाएगा आपको, 40,000 से कैश बढ़ा दो, मतलब कितना कैश बढ़ गया, 90,000 का आपको कैश बढ़ गया। ऐसा करने से आपका टोटल 1,10,000 हो गया एसेट्स का, पर यहाँ का कितना हो रहा है, टोटल 1 लाख। और मैंने आपको बताया ना कि अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट फर्म से कौन ले जाएगा, ओनर लेकर के चले जाएगा, और अगर लॉस होगा तो ओनर ला करके फर्म को देगा। तो लॉस को हम कैपिटल से माइनस कर देंगे और प्रॉफिट को कैपिटल में हम ऐड कर देंगे। मतलब ये प्रॉफिट हमारे लिए क्या बन जाएगा, कर्जा। जब तक हमारे जेब में पड़ा हुआ है कैश के फॉर्म में, तब तक के लिए कर्जा है। तो 10,000 रुपए बढ़ गया प्रॉफिट का। यह है क्या बात समझ में। अब देखो यहाँ पे आप लोग क्या करें, उधारी सामान खरीद लिए। मान लो आप लोग एक फर्नीचर खरीदे, याद रखना अगर आपके बिजनेस में आप सामान बेचने के लिए खरीदे हो तो उसको आप स्टॉक में रिकॉर्ड करोगे। मतलब सामान जो बेचने खरीदने डेली खरीदते बेचते रहते हो ना, वो स्टॉक में रिकॉर्ड होता है। पर जैसे कि आप बिजनेस में इसके अलावा जैसे फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, फिक्स्ड एसेट मतलब जो लंबे समय तक चले, ऐसे एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, जो एक साल से ज्यादा के लिए चले। जैसे फर्नीचर खरीद लिया तो फर्नीचर को उसके नाम से ही लिखेंगे। जैसे बिल्डिंग खरीद लिया तो बिल्डिंग को उसके नाम से लिखेंगे। तो मान लो आप बिल्डिंग और फर्नीचर खरीद लिए 20-20 हज़ार रुपए की, ये एक इमेजिनरी अमाउंट है। 20-20 हज़ार में ना कोई बिल्डिंग तो नहीं आती, फर्नीचर जरूर आ जाता होगा, बात अलग है। 40,000 का आपने बिल्डिंग फर्नीचर खरीद लिया, तो 40,000 रुपए का आपने देखो 40,000 रुपए, चलो आप एक काम करो 2 लाख की बिल्डिंग खरीद ली, अब रियल लगेगा। तो आपने 2,20,000 रुपए का सामान उधारी खरीदा है फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसा करने से आपका एसेट तो बढ़ गया, पर आपका क्या बढ़ जाएगा उतने से, जिससे आपने उधारी खरीदा, क्रेडिट परचेस किया, तो आपको क्या बढ़ जाएगा, क्रेडिटर बढ़ जाएगा। 2 लाख
जनरली हमको फिक्स्ड एसेट्स के लिए कोई क्रेडिटर नहीं मिलता है, व्यापारी, क्रेडिटर मतलब क्या होता है, हमारा व्यापारी, तो ये हमारे स्टॉक से ही मिलता है हमको उधारी, और डेटर भी हम अपने स्टॉक से ही बनाते हैं, फिक्स्ड एसेट से नहीं बनाते। तो फिक्स्ड एसेट से हम क्या ले रहे होंगे, बैंक से लोन लेकर के ये खरीद रहे होंगे। तो मान लो हमने बैंक से लोन ले लिया, बैंक से लोन लेना हमारे लिए कर्जा है कि नहीं है। अब मान लो हमने स्टॉक खरीद लिया 2,20,000 से, अब हमने मान लो एक स्टॉक खरीद लिया, ये 20,000 का स्टॉक था, हमने 1,80,000 का स्टॉक खरीद लिया, तो ये 20,000 का स्टॉक अब कितना हो जाएगा, 80,000 से बढ़ गया तो 1 लाख हो गया। अब आपने इसको उधारी खरीदा था 80,000 का, तो क्योंकि आपने उधारी परचेस किया, क्रेडिट परचेस किया, तो आपका क्या बढ़ जाएगा, क्रेडिटर। क्रेडिट परचेस से क्रेडिटर, क्रेडिट परचेस याद रखने का तरीका, क्रेडिट क्रेडिटर, जिसको आपको पैसा देना है आपका व्यापारी, और आपका व्यापारी आपके लिए क्या होगा, लायबिलिटी, कर्जा, क्योंकि आपने उसको भी पैसा दिया नहीं है, आने वाले समय में दोगे। तो देखो हर एक जगह पे क्या हो रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो रहा है। आप ऐसे ही आगे देखो, डेटर, आपने उधारी सामान बेच दिया, आपने इसमें से 50,000 का सामान जो है 1 लाख में से 50 बेचा था, वो बचा कितना, 50,000, आपने 50,000 का सामान 70,000 में बेच दिया, आपने क्रेडिट सेल कर दिया, सामान उधारी बेच दिया आपने, तो आपने 70,000 में बेच दिया 50,000 का सामान, तो देखो यहाँ से 50 कम हो गया, यहाँ 70 बढ़ गया, 20,000 का प्रॉफिट हुआ, उस 20,000 के प्रॉफिट को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे कैपिटल में। अच्छा, इसी जगह में मान लो आपने अब कोई कैश में बेच दिया, या इसी जगह में मान लो आप 50,000 में नहीं बेचते, 40,000 में बेचते, 10,000 के घाटे में आपने बेच दिया, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 10,000 रुपए लॉस बना करके माइनस कर देते, माइनस ब्रैकेट में दिखाना आप लोग हमेशा, माइनस का साइन ब्रैकेट में। तो देखो यहाँ से 10,000 कम हो गया, और यहाँ से 50 कम हुआ था और 40 बढ़ा था, तो 10 यहाँ से भी कम हो गया। तो ऐसे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी, टैली होगी, मतलब ये बैलेंस शीट का पोजीशन हमेशा टैली होते रहेगा, ये बात आप। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक और खर्चा आ जाएगा जिसका नाम है प्रीपेड एक्सपेंसेस, और भी बहुत सारे टर्म्स आते हैं, ये मैं आप लोगों को नहीं लिख रहा हूँ, जब आप अकाउंटिंग क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस बनाओगे तो आप लोग को दिखते जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस, मान लो आप 10,000 का करें कैश में, तो खर्चा आपने एडवांस में पे कर दिया, तो ये 80,000 हो गया, आपने कैश में पे करा। जैसे कैश इन हैंड है, वैसे कैश एट बैंक भी होगा, बैंक बैलेंस भी आपके लिए एसेट्स है ना, अगर प्लस में, बैंक लोन है तो माइनस में, बैंक में आपने पैसा जमा कराया था करंट अकाउंट खुलवा के बिजनेस का, तो वो एसेट्स रहेगा, ठीक है। वैसे ही अगर आपका किसी प्रकार से रेंट था, भाई रेंट ना एसेट्स है, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो हर दिन खर्चा होना है डे टू डे, ये आपका ना ही एसेट्स है ना ही लायबिलिटीज है। पर अगर ये खर्चे आपने एडवांस पे कर दिया है, तो वो एडवांस जब तक के लिए तब तक के लिए वो एसेट है। अगर वो खर्चे आपने नहीं पे करे हैं, बकाया है, पेंडिंग है, तो वो एक्सपेंस क्या बन जाएगा, चाहे रेंट हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, उसको आप लोग उसी नाम से, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग नाम से, आप उसको क्या मान लोगे, लायबिलिटी मान लोगे। तो आप बोलोगे भैया ऐसा करने से तो सिर्फ लायबिलिटी बढ़ी या एसेट बढ़ा। जब आप यहाँ 10,000 बढ़ाए ना, तो आपने कैश कम कर दिया था, लेकिन जब आपने एक्सपेंस बढ़ा दिया तो आपका खर्चा है ना, तो खर्चा कहाँ से माइनस होता है, हमेशा याद रखना, प्रॉफिट इनकम प्लस हो जाएगा कैपिटल में, और एक्सपेंस लॉसेस कहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कैपिटल से। तो खर्चा भी कहाँ से माइनस कर देंगे, तो ये एक्सपेंस अगर मान लो 10,000 का होता, तो 10,000 हम यहाँ बढ़ाते रेंट का, पर खर्चा तो इसी साल का था ना, तो ये रेंट का पैसा हम किससे लेते, ओनर से, तो ये एक्सपेंस को भी हम 10,000 और माइनस कर देते, तो इस तरीके से ये क्या हो जाता, टैली हो जाता है, ये आता 90,000 रुपए। अब इन सब का प्लस करना आप, और इन सब का प्लस करना, ये दोनों प्लस क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, क्या ये बोल सकता हूं, एसेट्स का टोटल विल बी इक्वल टू लायबिलिटीज का टोटल, ये बोल सकता हूं। तो यहां से एक फॉर्मूला क्या बन गया, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखना चाहता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या एसेट्स का टोटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब मैं ये बाहर वाले जो मैं ये बाहर वाला ले रहा था ना, एक्सटर्नल लोगों से लोन, तो इसको मैं लायबिलिटीज बोल लेता हूं, एक्सटर्नल लायबिलिटी को मैं लायबिलिटीज बोल लेता हूं, और जो ओनर ने लगाया उसको कैपिटल को कैपिटल ही बोलता हूं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या ये बात समझ में आई, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, क्या ये बात समझ में आई। भाई ऐसा लिख देता हूं, चलो एक काम करो, ऐसे देख लो, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, ये बात समझ में आई थी क्या। अब इस लायबिलिटीज को मैं दो पार्ट में तोड़ रहा हूं, एक तो कैपिटल और एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज। मैं बोल रहा हूं सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज को मैं सिर्फ लायबिलिटीज बोल दूं और कैपिटल को कैपिटल बोल दूं,
तो जब इन दोनों को जोड़ूंगा तब तो ये बनेगा। अब अगर ये ना लिखूं तो क्या ये लिख सकता हूं, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये लिख सकता हूं। तो मैं इसी को जमा के लिख रहा हूं, या ए प्लस बी बोलूं या बी प्लस ए बोलूं, तो मैं इसको जमा के क्या लिख सकता हूं, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल यहां आ गया, लायबिलिटीज यहां चली गई। क्या बोला समझ में आया? ये बन गया मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बन गया? अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे हम लोग ये चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, मानता हूँ वीडियो बड़ा हो गया है, आप लोग एक बार में नहीं देखना, 2 पार्ट्स में वीडियो को देख लेना, रोक रोक करके आप लोग वीडियो देख लेना, और जहां लगे स्पीड को आप लोग बढ़ा सकते हो। ऐसे मैं तेज बोलता हूँ, स्पीड बढ़ाओगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो मैं चैप्टर नंबर 5 यहाँ निकाल रहा हूँ, मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ टी एस ग्रिवाल के चैप्टर नंबर 5 का। आप लोग निकालो इलुस्ट्रेशन नंबर 1। इलुस्ट्रेशन 1 मिला आप लोगों को? तो देखो वहां पे आप लोग को इलुस्ट्रेशन 1 में प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, मिला? वहां पे आप लोग देखो, यहाँ एस नंबर, आंसर देखना, एस नंबर ट्रांजैक्शन, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इस टाइप का कुछ लिखा दिख रहा होगा। तो अब हम लोग यही चीज को प्लॉट करें। देखो ये देखो, अब यहाँ फॉर्मेट कैसे बनाना है आप लोगों को, तो फॉर्मेट बनाने का मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक कॉलम देना है जो सीरियल नंबर का होगा, एस नंबर का। उसके बाद आप लोगों को ट्रांजैक्शन का कॉलम बनाना है। ट्रांजैक्शन का कॉलम बनाने के बाद आप लोगों को यहाँ फॉर्मूला लिखना है ऐसे, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये जो आप लोग फॉर्मूला लिखे थे ना, और इसको ऊपर में नाम दे देना है क्या, अकाउंटिंग इक्वेशंस। और जो आज मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इसको 10 इलुस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल बना के होमवर्क करना है। कल मेरा नया वीडियो आएगा या 1-2 दिन बाद जब आएगा, तब तक आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स को बना के लाना है घर से। ये आप लोगों का भी होमवर्क रहेगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या बोला है आप लोग को, सचिन स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस अ कैपिटल 1 लाख इन कैश। सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया और 1 लाख रुपए का वो क्या ला रहा है, कैपिटल ला रहा है कैश में। 1 लाख रुपए का कैपिटल ला रहा है कैश में। तो कैश मेरा बढ़ जाएगा, एसेट्स में कैश बढ़ जाएगा, और मेरा क्या बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहला ट्रांजैक्शन एस नंबर 1 लिखूंगा, और ट्रांजैक्शन में लिखूंगा सचिन स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख, कैपिटल ऑफ 1 लाख। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कैश और कैपिटल बढ़ा दूंगा 1-1 लाख से, कॉलम खोलते जाऊंगा और 1-1 लाख से मैं क्या करते जाऊंगा, कैश और कैपिटल बढ़ाते जाऊंगा। हाँ बेटा, कैश और कैपिटल 1-1 लाख रुपए से बढ़ाते जाऊंगा। दूसरी चीज देखो, उसके बाद क्या बोला है, परचेज गुड्स इन कैश 50,000। जब परचेज गुड्स इन कैश बोला तो एक और कॉलम क्या खोल लूंगा, स्टॉक। भाई स्टॉक खुलेगा ना एक और कॉलम में एसेट्स के अंदर में। तो अब सेकंड एंट्री यहां तो नहीं बनेगी, इसके नीचे अलग से बनेगी, क्या, परचेस्ड गुड्स ऑफ रुपीज 50,000। 50,000 का मैंने सामान खरीद लिया, तो मेरा कैश कम हो जाएगा 50,000 से, और क्या बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा 50,000 से, इज इक्वल टू 0 + 0। बाकी चीजों में तो चेंजेस नहीं हुआ ना। और देखो हर एक जगह पे क्या हो रहा है, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो रहा है। जैसे ही 2 इक्वेशन आपका बनेगा, आप क्या करोगे, दोनों को प्लस करके न्यू इक्वेशन बना लोगे। क्या बना लोगे, न्यू इक्वेशन। 1 लाख माइनस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 0 + 1 लाख। आगे पढ़ो आप लोग, तीसरा क्या बोला है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम MS सम्राट फर्नीचर 20,000। इन कैश बोला है क्या, कैश नहीं बोला, मतलब हम लोग क्या कर रहे होंगे, सम्राट फर्नीचर से उधारी खरीद रहे होंगे। उधारी खरीद रहे होंगे तो हमारी क्या बढ़ जाएगी, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड एंट्री, परचेज कितने का खरीदे, 20,000 फर्नीचर, और फर्नीचर हमारा एसेट है, तो फर्नीचर के लिए भी एक अलग से कॉलम खुल जाएगा। तो कैश में 0 + 0, फर्नीचर बढ़ा दो 20,000 से, और लायबिलिटी साइड में आप अपना क्रेडिटर मतलब जो MS सम्राट है उसको बढ़ा दो 20,000 से प्लस 0। तो देखो 20,000 इज इक्वल टू 20,000 टैली हुआ। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आप लोग क्या करोगे, न्यू इक्वेशन बनाओगे। मतलब जैसे ही 2 सम आ गए, आपको क्या बनाना है, न्यू इक्वेशन बनाना है। 50,000 + 50,000 + 20,000 इज इक्वल टू 20,000 + 1 लाख।
और इसके बाद आप लोग को क्या ट्रांजैक्शन बोला है, सोल गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। 25,000 का सामान, देखो यहाँ स्टॉक आपने 25,000 का बेच दिया, मैं एंट्री 4th है, इसके ट्रांजैक्शन लिख लेना आप लोग, सोल गुड्स कॉस्टिंग वाला। तो 25,000 से मैं क्या बढ़ा दूंगा, 25,000 से क्या कर दूंगा, स्टॉक कम कर दूंगा, 25,000 से मैं स्टॉक कम कर दूंगा। और क्या करूंगा, 35,000 से मैं कैश बढ़ा दूंगा, 35,000 से मैं कैश बढ़ा दूंगा। और 10,000 का जो मेरा प्रॉफिट हुआ ना, वो मैं कहाँ ऐड कर दूंगा, कैपिटल में ऐड कर दूंगा। जैसा अभी तक हम लोग करते आए थे कि भाई 25 से मैंने स्टॉक कम कर दिया, 35 से मैंने कैश बढ़ा दिया, और 10,000 का प्रॉफिट मैं कहाँ ऐड कर दूंगा, कैपिटल में ऐड कर दूंगा। अब फिर आप लोग न्यू इक्वेशन बना लेना वैसे ही। फिर उसके बाद क्या बोला, आखिरी एंट्री, पेड MS सम्राट फर्नीचर इन कैश। तो यहाँ से आप लोग पहले न्यू इक्वेशन बना लो। न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा, 85,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 1,10,000। आखिरी एंट्री में आप लोगों को बोला है कि आपने सम्राट फर्नीचर को कैश पे कर दिया है। कितना पे किया होगा, तो 20,000 रुपए से आपका कैश कम हो गया और 20,000 से आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो आपका आंसर और न्यू इक्वेशन आखिरी क्या बन गया, 65,000 कैश का प्लस स्टॉक का 25,000 प्लस फर्नीचर का 20,000 एसेट साइड का इज इक्वल टू लायबिलिटीज में सम्राट फर्नीचर में 0 प्लस आपका जो कैपिटल है वो कितना बन गया, 1,10,000। अब देखो लायबिलिटीज का टोटल 1,10,000 और एसेट्स का इन तीनों को टोटल करो कितना होता है, 65 प्लस 25 80 90 और 1 लाख प्लस 65 is 70 80 90 90 plus 20 1,10,000। तो 1,10,000 is equal to 1,10,000 LHS is equal to RHS, hence proof। और ऐसे ही आप लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन हर जगह प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि एसेट्स विल बी इक्वल टू माय लायबिलिटीज एंड कैपिटल, जो कि बैलेंस शीट से है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।